स्वागत है आपका खबरों के डीएनए में। इस डीएनए में हम बात करेंगे उन खबरों के ऊपर जिनका सरोकार आपकी ज़िंदगी से है। खबरों के डीएनए में सबसे पहली है सुर्खियाँ। नेचुरल डिजास्टर बढ़ते चले जा रहे हैं। इस देश के बाहर एक के बाद एक प्राकृतिक आपदाएं तेज़ी से बढ़ रही हैं। मनीष कश्यप ने बीजेपी पार्टी को ज्वाइन कर लिया है और ये कह रहे हैं कि किस तरीके से मैं अब बिहार की जनता की सेवा कर सकूं। रवीश कुमार जी की नई वीडियोस जिसमें ये बताया जा रहा है कि बीजेपी पार्टी ने घर यानी आवास योजना के माध्यम से भी एक बड़ा घोटाला। ध्रुव राठी का नया वीडियो जिसके अंदर उन्होंने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को एक्सपोज किया है और बताया है कि किस तरीके से लोगों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है हिंदू मुस्लिम के माध्यम से। गुजरात में बीजेपी पार्टी का विरोध हो रहा है। क्षत्रिय समाज बीजेपी पार्टी के खिलाफ खड़ा हो गया। डॉक्टर बलारा का संदेश क्या है, वो क्या बताना चाहते हैं पूरे देश को, कैसे देश पर षड्यंत्र चल रहा है, बैंकिंग सिस्टम कैसे काम कर रहा है, WEF कैसे, और MDH और एवरेस्ट मसालों पर लगी बैन। इंडोनेशिया में 3.5 किलोमीटर ऊंचा ज्वालामुखी फटा है रविवार की सुबह। ये प्राकृतिक आपदा का सबसे खतरनाक सीन है जिसके बारे में हम लोगों को कानो कान खबर नहीं है और ये बहुत ही ज़रूरी न्यूज़ है दोस्तों। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताता रहता हूँ समय समय पर कि भगवान से बड़ा कोई नहीं है और भगवान के जो रूप है, भगवान का जो रूप है, जो जीवित रूप है, वो प्रकृति माँ है। तो प्रकृति माँ से माफ़ी मांगना अभी हमको चालू करना पड़ेगा। हमें सरेंडर करना पड़ेगा प्रकृति को, उससे माफ़ी मांगनी पड़ेगी कि हे माता हमारी किए कि हमें माफ़ी दो, और हमें बहुत ही हम्बल होना पड़ेगा प्रकृति के तरफ, क्योंकि प्रकृति को लोग मानते ही नहीं हैं। प्रकृति को लोग एक निर्जीव ऑटोमेटिक सिस्टम मानते हैं कि सब अपने आप हो रहा है। नहीं, प्रकृति जीवित है, पेड़ पौधे जीवित हैं, पहाड़ भी जीवित है। राजीव दीक्षित जी के गुरु थे रविंद्र शर्मा जी तो ये कहते थे कि हमारे जो पहाड़ होते हैं ना वो भी जीवित होते हैं। मतलब एक पहाड़ की भी उम्र होती है, किशोर अवस्था, बचपन, बुढ़ापा, ये पहाड़ों के होते हैं। तो जब भी कोई सनातन धर्म में मंदिर बनाया जाता था पहले, तो जो बूढ़ा पर्वत होता था, जो पर्वत बूढ़ा हो गया है, उसका पत्थर कभी यूज नहीं होता था। ठीक है, सिर्फ जो युवा पर्वत है, जो जवान है, सिर्फ उसी का ही पत्थर यूज होता था, क्योंकि वही 1000 साल से ज़्यादा चल सकता है। तो ये जो वैदिक विद्या का जो विधान है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे वैदिक जो लोग थे उनको ही पता था, जो कि आज है नहीं। इसलिए पहाड़ों को काट उसका सीमेंट बनाया जा रहा है और व्यापार कर के हमारे पहाड़ों को, हमारी जीवित प्रकृति को नष्ट करा जा रहा है। तो ये प्राकृतिक आपदा इसीलिए भी आ रही है कि हम प्रकृति का दोहन कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, और वर्ल्ड लेवल पर इसको क्लाइमेट चेंज का नाम देकर इसको बात को दबाया जा रहा है। मतलब हम झुकने को तैयार नहीं है। प्रकृति के प्रति हमें झुकना नहीं है, प्रकृति को हमें समझना नहीं है, हमें अपनी गलती माननी नहीं है, लेकिन हम उसको क्लाइमेट चेंज का नाम देकर हम जिम्मेदारी से भाग जाना चाहते हैं। 75 सालों में ये बारिश पहली बार ऐसी बारिश हुई है जिसमें पूरा दुबई अंदर तक हिल चुका है। और ये दुबई ऐसी जगह पर है जहाँ पे रेगिस्तान है, जहाँ पानी की कमी है, और इस पानी की कमी को पूरा करने के लिए ही दुबई की सरकार क्लाउड सीडिंग का सहारा लेती है। और ये क्लाउड सीडिंग बारिश करवा भी सकती है और अगर ज़रूरत पड़े तो बारिश को रुकवा भी सकती है। टर्की में एक बहुत तरह की ओलावृष्टि हुई है। जो टर्की देश है उसमें अंकारा नाम की कुछ जगह है, वहाँ पे ताबड़तोड़ जो पानी की जो ओले होते हैं, हमारे भारत में तो ओले बोलते हैं, तो मोटे मोटे एक हाथ के बड़े बड़े ओले गिरे हैं और दमदार तरीके से हुई है कि लोग परेशान हो गए 28 तारीख को। इसके बाद
तंजानिया, केनिया और बुरुंडी, ये 3 जगह ऐसी हैं जहाँ पे काफ़ी बड़ा फ्लड आया है, वहाँ पर भी पानी की बाढ़ आई है। तो इसमें 100 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं और कुछ लापता भी हैं। ये 27 तारीख की खबर है। और फिर काफ़ी बर्फ़ की भी ताबड़तोड़ बरसात हुई है, वो है फ्रांस में भी काफ़ी तेज़ बारिश हुई है। और फ्रांस में भी काफ़ी तेज़ बारिश हुई है, तेज़ हवाएं चली हैं, आंधी चली है, और जिसे कहते हैं वो टोर्नाडो, जो बवंडर होता है, उस तरह के बवंडर्स आए हैं। तो जो फ्रांस है वो एक विकसित देश है जहाँ पे प्रकृति के इस रूप को भी फेस नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये उनके हाथ में नहीं है। ठीक है, इस चीज़ को हमको समझना पड़ेगा कि प्रकृति अपने हिसाब से काम करती है। अब प्रकृति का कुछ ना कुछ धरती पर लोगों ने संतुलन बिगाड़ा है, इसलिए ये सब आ रहा है। अगली खबर है दुबई से। ये 10 मार्च को भी काफ़ी हैवी रेन हुआ था, और इसके बारे में मीडिया ने कोई खबर नहीं आपको भेजी। जो खबर अभी आई है 11 अप्रैल की, ये इतनी बड़ी खबर क्यों बन गई? क्योंकि ये जो रेन है, जो प्राकृतिक जो डिजास्टर है, ये रुक नहीं रहा है, ये उनके हाथ में नहीं है, ये इसीलिए उनको देनी पड़ी ये खबर। और जैसा कि नेचुरल डिजास्टर की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है हर देश में, तो इसको रोका तो जा नहीं सकता, लेकिन इनकी खबर देनी चाहिए, जो कि मीडिया नहीं देती है। अर्जेंटीना से खबर है कि वहाँ पर भी काफ़ी तेज़ बारिश हुई है और काफ़ी बड़ा फ्लड है। ये 13 मार्च की खबर है। जान माल का इसमें काफ़ी नुकसान हुआ है। फिर अफ्रीका के अंदर खबर है कि अफ्रीका में 2 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित हैं और लापता हैं। इतना बुरी तरीके से वहाँ पे बाढ़ आई है। हाँ, और फिर चाइना में भी चाइना में टोर्नाडो आया हुआ है, मतलब एक बवंडर आंधी जिसे कहते हैं, वो भी परेशान उसने किया है। तो ये जो 7-8 खबरें हैं ये मैंने चुनी हैं, लेकिन खबरें बहुत ज़्यादा हैं। मतलब भारत के बाहर बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जो नेचुरल डिजास्टर से जुड़ी हुई हैं, यानी जो प्राकृतिक आपदा है वो बहुत ज़्यादा चल रही है, लेकिन इसके बारे में कोई यूट्यूबर या कोई भी मीडिया कवर नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि नेचुरल यानी नेचर की शक्ति से लोग डरते हैं। एक फ़िल्म भी आई थी, आपने देखी होगी, ओ माई गॉड। ओ माई गॉड में जो हीरो होता है फ़िल्म का, वो प्रकृति के ऊपर यानी भगवान के ऊपर केस करता है कि मेरा घर तोड़ा है तो उसका मुआवज़ा दो। तो वो प्रकृति को क्लेम करा था उसने, लेकिन लोग प्रकृति को मानना नहीं चाहते हैं, इसलिए वो जो केस था उसमें वो उसको मुआवज़ा वगैरह तो नहीं मिला हुआ, क्योंकि लोग भगवान को मानना ही नहीं चाहते अंदर से। वो सिर्फ पूजा में, वो सिर्फ नमाज में, या वो एक स्ट्रक्चर है फंसे रहने का इस धरती लोक पे, उसी में रहना चाहते हैं। ये खबर है कि केजरीवाल सरकार ने युवाओं की जो बेरोजगारी की जो समस्या है उसमें काफ़ी इजाफा कर दिया है। कुछ इस तरह से उन्होंने पॉलिसियाँ डिज़ाइन की हैं। जो लड़की पिछले दिनों एक मोटरसाइकिल के नीचे घसीटी गई थी आधी रात को, एक कार के नीचे जिसकी बाइक से जा रही थी उसको घसीटा गया था। वो लड़की शादियों में जाती थी और वहाँ पर जो गेस्ट आते थे वो नमस्ते करके खड़ी हो जाती थी, इसके पैसे मिलते थे। वो ये काम अपने घर से दूर जाकर कर रही थी। ये रोज़गार बच गए हमारे देश में लोगों के लिए। कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है।
इज्जत बचाने के लिए। मैंने आपको बताया था स्टोरी कि किस तरह से बड़ी संख्या में राजधानी दिल्ली में ऐसे भिखारी हो गए हैं जो पार्ट टाइम में अपनी नौकरी के बाद चौराहे पर भीख मांगते हैं, क्योंकि महंगाई ज़्यादा है। और वो सिर्फ ये करते हैं कि अगर मान लीजिए वो ईस्ट दिल्ली में रहते हैं तो वेस्ट दिल्ली में किसी जगह जाकर भीख मांगने लगते हैं ताकि कोई उन्हें पहचान ना ले। ऐसी ही हिंदुस्तान के नौजवान की रोजगार की जो कहानी है अडानियों के किस्सों के बीच में, उस एक रोजगार की कहानी को दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने, अमित शाह की दिल्ली पुलिस ने बंद कर दिया है। ये खबर बहुत, अगर आप सेंसिटिव आदमी हैं तो आपको तकलीफ देने वाली है। मेरा कोई परिचित नहीं जो ये काम करता। चलिए अगली खबर है मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया एक हमारे जागरूक डॉक्टर साहब हैं, उनके चैनल पर ये खबर है कि एमडीएच और एवरेस्ट के जो मसाले हैं वो हांगकांग और थाईलैंड में बैन कर दिए गए हैं। क्यों? क्योंकि ये जो मसाले हैं इनकी एक पैकेजिंग होती है, और मसाले पैकेजिंग में अगर जाते हैं तो उनकी जो क्षमता होती है, जो उनकी जो तत्व शक्ति होती है वो कम हो जाती है। तो इससे बीमारियां बढ़ती हैं, रुकती नहीं हैं। जबकि मसाले औषधि अपने आप में, लेकिन ऐसा क्या हो रहा है कि एमडीएच जो एवरेस्ट के जो मसाले हैं उनको बैन करना पड़ा। इसका कारण एथिलीन ऑक्साइड केमिकल नाम का एक कैंसर कारक केमिकल बताया जा रहा है। एथिलीन ऑक्साइड नाम का एक केमिकल बताया जा रहा है जिससे कैंसर बढ़ता है, और ये उनके मसालों में पाया गया है। एजेंडा 2030 न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में शामिल हैं सभी पार्टियां, सारे एनजीओज़ और डब्ल्यूईएफ के साथ मिलकर काम करा जा रहा है, जिसकी खबर आपको बिल्कुल भी नहीं है। और इसके बारे में डॉक्टर बलारा अपने चैनल निडर इंडिया से आपको बार बार संदेश दे रहे हैं। थोड़ी देर के लिए एक बड़ा ज़रूरी मुद्दा है, कर लें बात हम सब आप लोगों से। सिद्धार्थ नगर से गोरखपुर के रास्ते पे हैं अभी, एक है ना 1:30 बजे का समय है पहुंचने का। तब तक हम थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन देते हैं आपको। जनता सरकार मोर्चा से मैं देवेंद्र बल्हारा, और ये हम लोग वही लोग हैं जिन्होंने लॉकडाउन बंद करवाया था। ये जो कोरोना के नाम पर जो चल रहा था पूरे देश के अंदर, इसको बंद करवाने का बहुत बड़ा रोल था जनता सरकार मोर्चा का। ये मास्क लगाना बंद कराया, ज़बरदस्ती लोगों को घरों में कैद किया हुआ था, आप लोगों की सारी प्रॉपर्टी को जब्त करने की प्लानिंग चल रही थी। अभी ये जंगल जो जला रखे हैं, और आने वाले टाइम में आपका बैंकिंग के जरिए पूरे के पूरे समाज को कर्जे में लाद करके और आपकी सारी प्रॉपर्टी जब्त करने की एक प्लानिंग चल रही है। और इसमें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम काम कर रहा है आपके नेताओं को शामिल करके, जिसमें हर पॉलिटिकल पार्टी का आदमी शामिल है। सारे लोग जो पॉलिटिकल, जो विपक्ष भी, सत्ता पक्ष भी, सारे की सारी विदेशी कंपनियां, और वो सब लोग इसके अंदर शामिल हैं। फार्मास्यूटिकल कंपनियों का एक बहुत बड़ा जखीरा है जो काम करता है डॉक्टरों के साथ मिल करके, जो लगातार आपको बीमार रखने का काम करता है। साथ में आपको ये भी समझना होगा कि भाई अभी एकजुट करने का काम कर रहा है जनता सरकार मोर्चा, जिसके अंदर सब लोग मिलके काम कर रहे हैं। तो मैं आपको पूरी डिटेल में इसके बारे में जानकारी देता हूं। कन्हैया कुमार उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से लड़ रहे हैं, तो इस चीज़ को सुनते ही अरविंद सिंह लवली ने अपना इस्तीफ़ा दे दिया। अब इसमें दो बातें हो सकती हैं। एक कि अरविंद सिंह लवली को ये डर लग रहा है कि उन्होंने जो गलत काम किए हैं वो एक्सपोज ना हो जाएं, ठीक है। और दूसरा कि कन्हैया कुमार एक उभरती हुई युवा शक्ति है, तो वो पार्टी के ऊपर छा सकते हैं, उनको ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, उनके पास सवालों के जवाब हैं, वो एक्टिव बंदा है, तो उसका जवाब देना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो हो सकता है पार्टी की तरफ से ही अंदर का ये फैसला हो कि अरविंद सिंह लवली को हटा दिया जाए और कन्हैया कुमार को
प्लांट करा जाए। तो ये एक ऐसी भी चीज़ हो सकती है कि उत्तर पूर्वी सीट से कन्हैया कुमार को जिताने के लिए वो इन्होंने इस्तीफ़ा दिया हो। नीतीश कुमार जी की नई वीडियो आई है, आप उसको देख सकते हो, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना का खुलासा हुआ है कि जो चीज़ें बताई जा रही हैं कि पीएम फंड से लोगों को घर बना के दिया गया, बहुत लोगों को रोज़गार मतलब घर बना के दिया गया, उनका घर पहले किराए पे रहते थे या फिर पहले छोटे मोटे घरों में रहते थे, गरीब घर में रहते थे, ख़राब हालत थी जिनकी, है ना, उनको घर बना के दिए गए। तो वो क्या हकीकत है, क्या वाकई में ऐसा हुआ है, तो उसकी पूरी की पूरी रिपोर्ट आपको रवीश जी की चैनल पे जो वीडियो है उस पे आपको मिल जाएगी, और बहुत ही अच्छी रिपोर्ट है, और उसको देखिए। और बीजेपी का एक और घोटाला सामने आपको दिखेगा। अगली जो खबर है वो सुदर्शन चैनल की है। सुदर्शन चैनल ने एक जहांगीरपुरी की रिपोर्ट खबर दिखाई है कि जहांगीरपुरी में आए दिन कोई ना कोई कांड होते रहते हैं। तो उनमें से एक फिर कांड हुआ है कि एक हिंदू परिवार की किसी महिला को किसी मुसलमान ने मार दिया। हालांकि ये जो चैनल्स हैं, चाहे वो सुदर्शन हो या फिर कोई गोदी मीडिया का चैनल हो, वो इस ऐसी खबरों को बहुत जल्दी पकड़ते हैं जिसमें हिंदू मुसलमान का एंगल होता है। ये बहुत जल्दी पकड़ते हैं, पर इनकी आदत हो गई है कि इनको हिंदू मुसलमान के मुद्दे को बहुत आगे लेके जाना, मतलब विकास करना है। अब इस विकास को कहाँ लेके जाएंगे हमको पता नहीं है। ठीक है ना, मतलब मुसलमानों के साथ रहते हैं, लेकिन मुसलमानों के जो चरित्र है, उसको चेहरा है, उसको खराब ही कर रहे हैं। मतलब जिस डाली पे बैठे हैं उसी को काटने में लगे हुए हैं। इस्लाम में जो कमियां हैं उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, तो उसके साथ आपको बात करने की ज़रूरत है। तो इसमें जो सवाल है जो मेरा, वो ये सवाल है कि जो मुस्लिम समाज है, अगर उसको अपनी इज्जत को बचाना है, और अगर उसको ये बताना है कि हम आतंकवादी नहीं हैं, हम एक आपके ही हिंदू समाज के ही साथ रहने वाले, हमारा भी एक अस्तित्व है, हम भी इज्जतदार हैं, हम भी आपकी तरह हैं, तो जब भी किसी ये हिंदू मुसलमान का एंगल जहाँ भी आता है तो उस पर लोगों को, मुसलमान लोगों को ज़्यादा बात करनी की ज़रूरत है। मुसलमान लोगों को बात करनी चाहिए कि नहीं, ये गलत हुआ और इस पर हम उसको क्या बोलते हैं, उसको हम कंडम करते हैं। ऐसे लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे कोई भी हो। अपराधी अपराधी होता है, और हमारा पूरा सपोर्ट है उस फैमिली को, और उसको एक मिलना चाहिए, है ना। कुछ एक्टिविस्ट अगर हैं, चैनल वाले हैं अगर हैं, तो मुसलमानी पक्ष से उनको कवर देना चाहिए और उनको उस पर बात होनी चाहिए, तब जाके जो मुस्लिम का जो चेहरा है वो थोड़ा सा साफ़ हो सकता है। लेकिन अगर कोई अपना ही पैंतरा लेके बैठा हुआ है कि नहीं जी हम तो नहीं है, अपने मन में ही मान के बैठे हुए हैं, तो ऐसे नहीं होने वाला। आपको कर्म करके दिखाना पड़ेगा कि मुस्लिम जो हैं वो अच्छे होते हैं, और उनका भी यही इंटेंशन है कि जियो और जीने दो। ठीक है। ध्रुव राठी का वीडियो आया है, उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वो एक के बाद एक बीजेपी के चेहरे को सामने लेकर आ रहे हैं। लेकिन ध्रुव राठी की जो वीडियो है उसमें आपको इन्फॉर्मेशन तो मिलेगी, उनकी जो बुद्धि है, उनका जो दिमाग है, वो तो ऊपर वाले ने उनको दिया है कि वो अच्छे तरीके से इन्फॉर्मेशन को बना सकते हैं, लोगों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं सामने से। लेकिन ध्रुव राठी जो है वो पूरी जानकारी सामने नहीं रखता है, क्योंकि ध्रुव राठी का जो हमने एक वीडियो देखा था मून लैंडिंग के ऊपर, तो मून लैंडिंग आज तक कभी हुई नहीं है किसी भी देश में, जिसको एविडेंस के साथ डॉक्टर तरुण कोठारी ने अपने चैनल पर दिखाया था। चाणक्य तिवारी जी ने एक किताब लिखी है चपटोगोला, तो उसमें उन्होंने सारे सबूत दिए हैं कि मून लैंडिंग कभी हुई नहीं है और ना कभी हो सकती है, क्योंकि प्राकृतिक रूप से संभव नहीं है। लेकिन हर देश ने अपने देश में स्पेस एजेंसी का बिठा रखा है, जो झूठ को
हर साल बढ़ा चढ़ा के बताते रहते हैं कि आज हम यहाँ पहुँच गए, आज हम वहाँ पहुँच गए। और ध्रुव राठी उसी मुख्य धारा के झूठ को बढ़ावा दे रहे हैं। इसी सीरीज़ में ध्रुव राठी ने बीजेपी को नीचे दिखाने की कोशिश करी है और बाकी सब पार्टियों में उन्होंने कुछ भी नहीं करा है। और उन्होंने ये कोशिश की है अपनी वीडियोज़ में दिखाने की कि संविधान ख़त्म हो जाएगा, संविधान को ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन संविधान को ख़त्म करने के लिए अब बहुत सारे अमेंडमेंट है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको करने की ज़रूरत है, जो कि संभव नहीं है। मीडिया पे इस मुद्दे को हर कोई उठा रहा है कि संविधान ख़त्म कर दिया जाएगा, लेकिन ध्रुव राठी जी ये नहीं बता रहे हैं कि बीजेपी ने जो किया वो तो किया ही, कांग्रेस ने भी तो किया है ना। आम आदमी पार्टी ने भी तो घोटाले किए हैं, उन्होंने भी तो गलत काम करे हैं। ऐसे करके हमारे देश में कितनी सारी पार्टियां हैं जिनके ऊपर आपराधिक रिकॉर्ड भी हैं, जिनके कार्यकर्ता जेल में हैं, जिनके ऊपर केस चल रहे हैं, है ना। जो चेहरा बीजेपी का है, ठीक है ना, वही चेहरा सेम दूसरी पार्टियों का भी है। थोड़ा कम ज़्यादा होगा लेकिन सबका है, यानी हमाम में सब नंगे हैं। ध्रुव राठी से मेरा ये सवाल है कि वो कोरोना से जुड़े हुए मुद्दे पर बात क्यों नहीं करते। वो कांग्रेस और बीजेपी के अलावा जो अन्य पार्टियों के जो घोटाले हैं उनको सामने क्यों नहीं करते। जो घोटाले बीजेपी ने करे हैं उसी तरह के घोटाले कांग्रेस ने भी किए हैं, आम आदमी पार्टी ने भी करे हैं और बहुत सारी पार्टियों ने करे हैं। उनके घोटालों को सामने क्यों नहीं लाते। दूसरा, वोट वापसी कानून के ऊपर बात क्यों नहीं करते, जो कि अमेरिका में भी और दूसरे विकसित देशों में भी चलन में है, एक्टिव है। उसके कारण वो देश ज़्यादा विकसित हैं। ध्रुव राठी जूरी सिस्टम के ऊपर बात क्यों नहीं करते, जिसकी वजह से हमारा न्याय व्यवस्था पूरी तरह से ठीक हो सकती है, भ्रष्टाचार को बहुत हद तक कम किया जा सकता है। ध्रुव राठी उन एक्टिविस्टों के बारे में क्यों नहीं बात करते जो पिछले कई सालों से देश की नब्ज़ टटोल रहे हैं, जैसे डॉक्टर बलारा, डॉक्टर तरुण कोठारी, पवन जूरी और इस तरीके से योहान टेंगरा। इतने भी हमारे जो रियल एक्टिविस्ट हैं उनके बारे में बात क्यों नहीं करते। क्या इनका इन्फॉर्मेशन आईटी सेल, उनकी जो टीम है, इस तरह की इन्फॉर्मेशन को नहीं लेना चाहती? क्या उनको ये इन्फॉर्मेशन दिखती नहीं है सोशल मीडिया में? भारत के जो रियल वॉरियर हैं, जो रियल एक्टिविस्ट हैं, जो इस देश के संविधान को भी बचाना चाहते हैं, जो इस देश की प्रभुत्ता को बचाना चाहते हैं, जो इस देश के लिए लड़ते हैं, जीते हैं, मरते हैं, जेल में जाते हैं, उनके बारे में ध्रुव राठी बात क्यों नहीं करते। जैसे आर्य समाज के बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, वो जेल में बंद हैं, क्यों बंद हैं, कभी बात नहीं करी। फिर डॉक्टर BRC, जिन्होंने फार्मा कंपनियों का बार बार मुंह तोड़ जवाब दिया है, उनके कारनामों को एक्सपोज किया है ना, उसके बारे में, उनके बारे में क्यों नहीं बात करते। डॉक्टर बलारा के बारे में क्यों नहीं बात करते, जिन्होंने इतनी बड़ी उन्होंने फ़ौज बनाई, सुभाष चंद्र बोस की तरह उन्होंने काम करके दिखाया है, पूरे देश में अलग जगाई है। बैंकिंग सिस्टम को उजागर करने वाले रवि कुहाड़ जी के बारे में क्यों नहीं बात करते। डॉक्टर तरुण कोठारी के बारे में क्यों नहीं बात करते, जिन्होंने मास्क का आंदोलन चलाकर मास्क से इस गुलामी के पट्टे से मुक्ति दिलवाई पूरे देश को। ध्रुव राठी से ये मेरे कुछ सवाल हैं जो उनको और अच्छा इंसान बना सकते हैं, अगर वो बनना चाहते हैं। अगर उनको ऐसा लगता है कि वो एक अच्छे देशभक्त हैं, राष्ट्रभक्त हैं, तो उनको इस तरह से काम करने की ज़रूरत है। अभी वो एक पक्ष के ही तरह काम कर रहे हैं। ऐसा उससे लगता है कि जैसे वो पैसों के लिए ही काम कर रहे हैं, बस ये है कि पैसा कहीं और से आ रहा होगा। वैदिक सनातन को जो नहीं जानता है वो कभी भी इस तरह की वीडियो नहीं बना सकता जिसमें जनमानस का भला हो। तो हमेशा सत्ता पार्टी के बारे में बात करेगा, हम सत्ता पक्ष के बारे में बात करेगा, उसको नीचे गिराने के बारे में बताएगा, जबकि असली मुद्दे कुछ और होते हैं। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर व्यक्त करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए
और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। क्योंकि अभी देश को जागरूकता की ज़रूरत है। अगर आप जागरूक नहीं बनोगे तो आप नहीं बचोगे।